हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है, ठीक है। और इसमें हम लेसन जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं वैदिक काल यानी पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल क्या है, जिसमें हमने वैदिक काल प्लस पूर्व वैदिक काल डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल क्या है और बहुत ही अच्छे से इसको हम समझेंगे, ठीक है। आप बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे और एग्जाम के टाइम बहुत ही आसानी के साथ इसके बारे में लिख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, उत्तर वैदिक काल जो इसका सन होता है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का काल जो है वो उत्तर वैदिक काल माना गया है। तो पहला प्रश्न तो यही आ सकता है कि जो उत्तर वैदिक का काल माना गया है कब से कब तक, तो 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल का माना गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया और ये पहला प्रश्न आपका बन सकता है इससे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि यह जो काल है वो आर्य सभ्यता के विकास का युग था, ठीक है। और अब आप इस पे अध्ययन करेंगे यानी इस काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को मतलब क्या थी, यानी पूर्व वैदिक कालीन व्यवस्था से जैसे कि आप सभी को पता था किस तरीके से वहां की धार्मिक व्यवस्था, परिवार कैसे था, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, भोजन कैसा था, पहनावा कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है पूर्व वैदिक काल में। आज की इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तो इसमें हम परिवार देखते हैं, यानी जो सामाजिक दशा था वो कैसा था। यानी उत्तर वैदिक काल का प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन की सामाजिक दशा क्या है। तो आप कौन कौन सा पॉइंट लिखेंगे? सबसे पहले तो आप परिवार के बारे में लिखेंगे, विवाह के बारे में लिखेंगे, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, वर्ण व्यवस्था क्या था, भोजन कैसा था, वस्त्र आभूषण क्या था, मनोरंजन क्या था, शिक्षा क्या था, ठीक है, आश्रम व्यवस्था। तो ये क्या है आपके, ये उत्तर वैदिक कालीन की क्या है, सामाजिक दशा है। तो इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। यानी जो उनका परिवार था वो कैसा था, तो इनमें भी जैसे कि हमने उसमें भी देखा था पितृसत्तात्मक था पूर्व वैदिक काल में, इसमें भी पूर्व वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल की जो समाज भी पितृ प्रधान थी, ठीक है। यानी समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था और अथर्ववेद में परिवार की शांति के लिए प्रार्थनाओं का वर्णन मतलब मिलता है या किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। अब हम बात करते हैं विवाह की। तो विवाह कैसे होता था, तो उत्तर वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र कार्य माना जाता है और जो हमने पूर्व वैदिक काल देखा था उसमें भी विवाह को एक पवित्र कार्य माना जाता है, ठीक है। और विवाह स्त्री पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य था और अंतरजातीय एवं सजातीय दोनों प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, ठीक है। यानी अंतरजातीय मतलब कि किसी दूसरे जाति से और सजातीय मतलब एक ही जात से, तो दोनों विवाहों का प्रचलन था। और इस काल में बाल विवाह, विधवा, ये सब कुछ इसमें था। लेकिन जो आपका वो पूर्व वैदिक काल था उसमें नहीं था, ठीक है। तो इसमें बाल विवाह भी था, विधवा पुनर्विवाह भी था और बहु विवाह का भी प्रचलन था। अब हम बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें तो स्त्रियों की स्थिति सम्मानीय थी, लेकिन इसमें क्या हो गया कि उनकी प्रतिष्ठा में कमी आई, ठीक है। और उनकी जो स्थिति थी वो शोचनीय हो गई। और आप देख सकते हो कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। और जब उत्तर वैदिक काल यानी जब कन्या का जन्म होता था तो उसको अशुभ माना जाता था, ठीक है। लेकिन इस काल की प्रमुख विदेशी महिलाओं को गार्गी और मैत्री का उल्लेख मिलता है और स्त्रियों की शिक्षा का प्रबंध था, वह संगीत व नृत्य में प्रवीण थी। लेकिन ये था कि उनका शिक्षा की व्यवस्था था लेकिन सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था, ठीक है। आप सोच सकते हो कि जब कन्या का जन्म होता था तो अशुभ मानते थे, तो फिर स्त्रियों की स्थिति कैसी होती होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया स्त्रियों की स्थिति। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है, तो इस काल में समाज में 4 वर्ण व्यवस्था, जैसे कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जटिल हो रही थी और वर्ण जन्म पर आधारित न होकर पैतृक हो गया था, ठीक है। यानी जन्म वर्ण पर न आधारित होकर क्या हो गया था, पैतृक हो गया था।
अब हम बात करते हैं उनका खान पान यानी भोजन कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल में दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूं एवं सरसों आदि का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता था। इस काल में मांस खाना बुरा समझा जाता था और इस काल के आर्य पेय पदार्थ में शूरा का प्रयोग करते थे। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पूर्व वैदिक काल था उसमें तो खाते थे, लेकिन इसमें क्या कि इसमें मतलब कि पेय पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो वो तो इससे भी गलत है ना। अब हम बात करते हैं वस्त्र आभूषण से। तो वस्त्र आभूषण यानी उत्तर वैदिक काल में वस्त्र पहले की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ हो गए थे। वस्त्र मुख्यतः 3 प्रकार के थे। कौन कौन? एक तो था नीवी, जो अंदर पहनने वाला वस्त्र था, दूसरा वास, नीचे पहनने वाला वस्त्र, और तीसरा अधिवास यानी ऊपर पहनने वाला वस्त्र। इसके अलावा स्त्री एवं पुरुष दोनों ही पगड़ी पहनते थे। ठीक है, और ऊनी एवं सूती वस्त्र का प्रयोग किया जाता था और स्त्री पुरुष दोनों को ही सोने चांदी के बहुमूल्य जवाहरातों के आभूषण भी पहनते थे। ठीक है, तो ये तो उनका पहनावा हो गया। अब हम बात करते हैं मनोरंजन की। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन नृत्य एवं संगीत था। संगीत में वादन एवं गायन दोनों प्रकार का प्रचलन था। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांसुरी आदि थे। इसके अतिरिक्त रथ दौड़, घुड़दौड़, जुआ आदि ये क्या थे? सभी मनोरंजन के साधन थे। तो बहुत कुछ मिलता जुलता है पूर्व वैदिक काल से, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्त्रियों की स्थिति। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा की। तो इस काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीवन को समृद्ध एवं सुखमय बनाना था। शिक्षा गुरुकुल में प्रदान की जाती थी और शिक्षा मौखिक थी एवं शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था और विद्यार्थियों को वेद, उपनिषद, व्याकरण तथा व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी और इस काल में शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र विकसित हो चुके थे। अब हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था, यानी उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। मनुष्य के जीवन की आयु 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम निर्धारित किए गए थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो उसमें भी था। आश्रम व्यवस्था का पालन करना प्रत्येक स्त्री पुरुष का सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य था। तो ये क्या था? आपका उत्तर वैदिक कालीन का सामाजिक दशा था, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। परिवार के बारे में लिख सकते हो, वर्ण व्यवस्था के बारे में लिख सकते हो, पहनावे के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, शिक्षा कैसी थी, उन लोगों का भोजन कैसा था, इसके बारे में आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर वैदिक कालीन की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक दशा कैसी थी, तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स है, यानी ब्रह्मचार्य आश्रम में व्यक्ति को विद्या अध्ययन करता था। गृहस्थ आश्रम में विवाह कर संतान उत्पन्न करता था। जो आश्रम था, ठीक है, 100 वर्ष में 4 पार्ट में उसको विभाजित कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो होता है ब्रह्मचार्य आश्रम यानी व्यक्ति को विद्या अध्ययन करना, गृहस्थ आश्रम विवाह कर संतान उत्पन्न करना, वानप्रस्थ आश्रम यानी वन की ओर गमन करना, और संन्यास आश्रम सांसारिक मोह माया को त्यागना होता है। तो ये क्या होता है? आपका आश्रम व्यवस्था होता है। तो ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा सामाजिक दशा। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दशा की। ठीक है, राजनीतिक दशा क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो राज्य का स्वरूप, यानी अगर हम राजनीतिक स्थिति या दशा डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यही डिस्कस करना होगा कि राज्य का स्वरूप कैसा था। तो इस काल में साम्राज्यवाद की भावना का विकास होने के कारण राजतंत्रों का उदय हुआ। ठीक है, यानी जन राज्यों के स्थान पर प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई और इस काल में प्रमुख राज्य जैसे कि पंचाल, कुरु, मगध, कलिंग, अवंती, विदर्भ आदि थे। राजा राज्य की स्थापना के बाद अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी यज्ञ करते थे। ठीक है, तो देखिए उनका राज्य का जो स्वरूप था, इस काल में साम्राज्यवाद की भावना का विकास होने के कारण राजतंत्रों का उदय हुआ, यानी जो जन राज्य यानी जो राज्य लोगों का था उसके स्थान पर प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई और इस काल के प्रमुख राज्य जैसे कि पंचाल, कुरु, मगध, कलिंग, अवंती, विदर्भ आदि थे। यानी राजा जो थे वो राज्य की स्थापना के बाद अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी यज्ञ कराते थे। ठीक है, तो आपने पंचाल के बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा, इसके बारे में आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से था राज्य का स्वरूप। अब हम बात करते हैं राजा का अधिकार। ठीक है, राजा का अधिकार कैसा था उत्तर वैदिक कालीन में?
तो उत्तर वैदिक काल में राजा के दैवी अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। इसका मुख्य कारण अनेक विशाल साम्राज्यों का उदय होना था। राजा का पद पैतृक था, परंतु कभी कभी राजा का निर्वाचन भी किया जाता था और राजाओं के लिए राजाधिराज, अधिराज, एकराज, सम्राट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा था, जो राजा की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक था। यानी इसमें जो आपका उत्तर वैदिक काल था, बहुत ही, अगर हम कम शब्दों में कहें तो राजा को बहुत ही श्रेष्ठ स्थान दिया जाता था। ठीक है, उसके दैवी अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। बस आपको यही याद करना है। और इसमें राजा को राजाधिराज, अधिराज, एकराज, सम्राट शब्दों का प्रयोग किया जाता था। बस आप सभी को इसमें यही याद करना है। और जो राजा था उसका प्रमुख कर्तव्य क्या था कि सेना का नेतृत्व करना और प्रजा को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना। यानी किसी एक पक्ष के बारे में ये नहीं, तो दोनों ही, यानी निष्पक्ष, जो गलत है उसको गलत साबित करना और जो सही है उसको सही साबित करना। ठीक है, यानी निष्पक्ष न्याय प्रदान करता था। तो जो राजा का स्थान था वो बहुत ही श्रेष्ठ था। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं राज्य के पद अधिकारी। यानी राजा ने अनेक नए प्रशासनिक पदों का सृजन किया और इस काल में राज्य के अधिकारियों ने रत्नीन, यानी रत्नी अथवा वीर कहा जाता था। राजा राज्य अधिकारियों की सहायता से प्रशासन सुचारू रूप से चलाता था और इनमें प्रमुख राज्य अधिकारी थे संग्रहित, अक्षयवाय, भगादूत, सूत, छत्री, पालागल, तक्षण, रक्षकार, विकर्तन, गोकीर्तन, स्थापति। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आप देख सकते हो कि संग्रहित, जो संग्रहित थी उसे हम कोषा अध्यक्ष कह सकते हैं। जो अक्षवाय, तो वो जुए का अध्यक्ष था। भगादूत यानी कर एकत्र करने वाला। सूत यानी राज्य का वृत्तांत रखने वाला अधिकारी था। छत्री यानी खान शामा राज्य परिवार का निरीक्षक था। उसके बाद पालागल यानी संदेश वाहक था। तक्षण यानी बढ़ई था। रथकार रथ निर्माता, तो ये तो इजी है, इसको तो आप समझ जाएंगे। विकर्तन यानी राजा के साथ शतरंज खेलने वाला। गो विकर्तन यानी वन निरीक्षक। उसके बाद स्थापति यानी मुख्य न्यायाधीश। तो ये था आपका क्या, राजा के पद अधिकारी। अब हम बात करते हैं सभा और समिति की। यानी उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि जब तक सभा और समिति नहीं रहेगा तब तो राजा निरंकुश बन जाएगा, तो इसलिए उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए सभा तथा समिति नामक दो संस्थाएं थी, परंतु इनका महत्व कुछ कम हो गया था। सभा छोटी थी और इसमें राजा के निकट संबंधी व्यक्ति होते थे। ठीक है, यानी उनके रिलेशंस के होते थे। और इसमें सभा यानी उच्च कोटि के राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श होता था। और समिति जो थी वो बड़ी संस्था थी, जनसाधारण इसके सदस्य होते थे। और समिति का कार्य युद्ध, संधि, आय व्यय आदि मामलों पर निर्णय लेना था। यह राजा के निर्वाचन में भाग लेती थी। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था, यानी वहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी जो था वो कौन था, राजा होता था। और न्याय व्यवस्था के संचालन हेतु कुछ अन्य पद अधिकारी होते थे जो सहयोगी होते थे। और न्यायाधीश को स्थापति कहा जाता था। अभी हमने डिस्कस किया स्थापति क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो स्थापति कहा जाता था। और गांव के साधारण अपराधों का निर्णय कौन करता था, तो ग्राम्य वादीन अधिकारी द्वारा अपनी सभा में किया जाता था। और छोटे मामलों का निर्णय पंचायतों द्वारा किया जाता था। और कुछ विशिष्ट मामलों पर निर्णय जो था वो राजा सभा की सहायता से करता था। तो इस तरीके से न्याय व्यवस्था होती थी। ठीक है, यानी निष्पक्ष तरीके से न्याय व्यवस्था होता था। हमने पहले ही डिस्कस किया, आप इसके बारे में पॉइंट्स लिख सकते हो। अब देखिए, ये तो राजनीतिक दशा थी, तो राजनीतिक दशा में आप क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, आप लघु उत्तरीय या फिर अति लघु में आए तो आप बहुत ही आसानी से पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। सबसे पहले तो राज्य का स्वरूप, तो राज्य का जो स्वरूप था ये जन राज्यों के स्थान पर क्या हो गया था, प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई थी। और राजा का अधिकार, तो राजा का अधिकार जो था वो श्रेष्ठ हो गया था। राज्य के पदाधिकारी बहुत सारे बनाए गए थे। सभा और समिति बनाई गई थी ताकि जो राजा हो वो निरंकुश ना हो। न्याय व्यवस्था जो थी वो निष्पक्ष तरीके से की जाती थी। तो ये क्या थी, उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक दशा थी। तो जितना हमने कम शब्दों में बोला बस उतना ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है।
अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन यानी आर्थिक दशा के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्थिक दशा जो थी वो अच्छी नहीं थी तथा निम्नलिखित क्षेत्रों पर निरंतर प्रगति हो रही थी। यथा जैसे कि मान लीजिए कृषि हो गया, तो कृषि क्या था, यानी इस काल में लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था कृषि था। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पूर्व वैदिक काल में क्या था कि उसमें भी जो मुख्य व्यवसाय था, प्रमुख व्यवसाय था, वो कृषि ही था। और इस काल में जो कृषि की जाती थी, बीज फसल खेती करने की नई तकनीकों का विकास हुआ था और अच्छी और ज्यादा मात्रा में फसल उगाने के लिए खाद का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। और इसमें चावल, गेहूं, जौ आदि इस काल की क्या थी, प्रमुख फसलें थी। और सिंचाई की व्यवस्था कृषि हेतु उत्तम थी और सिंचाई के कृत्रिम साधनों का अभाव नहीं था। यानी अगर कोई भी हमें साधन की जरूरत, क्योंकि कृषि करने में हमें साधन की जरूरत पड़ती है, तो उत्तर वैदिक काल में ये थोड़ा अच्छी बात है कि किसी भी साधन की कमी नहीं थी। तो इसलिए जो कृषि था वो बहुत ही किसान जो था अपनी खेती बहुत ही अच्छा करता था। तो कृषि यानी उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था क्या था, वो कृषि था। अब हम बात करते हैं पशुपालन, यानी उत्तर वैदिक काल के लोगों के प्रमुख पशु थे जैसे गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा आदि। यानी गाय का इतना अधिक महत्व था कि जिसके पास ज्यादा गाय होती थी उसका उतना ही अधिक वैभव माना जाता था। ठीक है, राजा जब किसी व्यक्ति को सम्मानित करते थे तो उन्हें गाय ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि हमने उसमें भी डिस्कस किया था, तो इसमें भी वही सेम है। अब हम बात करते हैं उद्योग धंधे, यानी इस काल में अनेक नवीन उद्योग धंधे प्रचलित थे। वस्त्र एवं धातु उद्योग का विकास इस काल में अत्यधिक तीव्र गति से हो रहा था। सोना, चांदी, शीशा, टिन, तांबा, लोहा, यानी आप सिंपल लिख सकते हो कि उद्योग धंधे, यानी इस काल में अनेक नवीन उद्योग धंधे प्रचलन में आए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाणिज्य एवं व्यापार, यानी इस काल में आंतरिक एवं वैदेशिक व्यवसाय प्रगति पर था और विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग से होता था और आंतरिक व्यापार हेतु यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस काल में मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ने लगा था। ठीक है, और इस काल में निष्क, शतमान, कृष्ण आदि मुद्राओं के प्रयोग का वर्णन मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण है। यानी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो मुद्रा का प्रचलन हुआ है वो किस काल में हुआ है, पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा निष्क, ठीक है, निष्क, शतमान और कृष्ण जो मुद्राओं का प्रयोग होता है वो इसी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। ठीक है, और बाटों का प्रयोग तौल के लिए किया जाता था। तो ये क्या था, आपका आर्थिक स्थिति थी उत्तर वैदिक काल की। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से उत्तर वैदिक कालीन की धार्मिक दशा कैसी थी। तो धार्मिक दशा में सबसे पहले तो यज्ञों का महत्व, यानी उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व जो था बहुत ही अधिक बढ़ गया था। ठीक है, बस ये याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है इसमें। उसके बाद अगर हम तप की बात करें तो तप, उत्तर वैदिक काल में तप का महत्व भी बहुत ही बढ़ गया था। उपनिषद में कहा गया है कि तप ही क्या है, ब्रह्मा है। ठीक है, और जो तप की प्रमुख विधियां थी वो क्या थी, नुकीलों कांटों पे खड़ा रहना, अल्प भोजन ग्रहण कर जीवन यापन करना, महीनों तक एक ही मुद्रा में, तो जो आपका पूर्व वैदिक काल था। ठीक है, इसमें भी उत्तर वैदिक काल में तप वैसे ही सेम किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करें दर्शन की, तो इस काल में दार्शनिक विचार परिवर्तन भी हुए। आत्मा और ब्रह्मा की एकता पर विशेष जोर दिया जाता था, यानी आत्मा और ब्रह्मा की एकता पर विशेष जोर दिया जाता था और कर्म का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। बस, और देखिए फ्रेंड्स, अगला है आपका कि नवीन देवताओं का उदय, यानी इस काल में त्रिदेव यानी अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश का महत्व बढ़ गया था। उसके बाद हम देखते हैं धार्मिक स्वरूप, यानी उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्वरूप अत्यंत जटिल हो गया था और यज्ञ में 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी और यज्ञ जटिल पद्धति एवं दीर्घकालिक हो गए थे, जिससे एक गृहस्थ के लिए इनका आयोजन करना बहुत ही कठिन। आप देख सकते हो, अगर यज्ञ कराएंगे तो बहुत ही ज्यादा उसमें मतलब पैसा वैसा लगता है। ठीक है, अब देखिए उत्तर वैदिक कालीन के साहित्य के बारे में हम थोड़ा सा बहुत ही कम शब्दों में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य को हम निम्नलिखित 10 भागों में विभक्त कर आसानी से जान सकते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल के साहित्य को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 10
ठीक है, जिसमें सबसे पहला वेद आता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो यह आर्यों का प्राचीनतम एवं पवित्रम वैदिक साहित्य का प्रमुख आधार है। इसमें देवताओं की गीतात्मक संस्तुतियों का उल्लेख मिलता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और यहाँ पे 10,580 क्या है? ऋचाएं हैं। और इस ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान का पता चलता है। और हमें इसी के माध्यम से पता चला है कि जो आपका उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक एवं आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी, तो किस वेद से हमें पता चला है? तो ऋग्वेद से पता चला है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद, यानी इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन मिलता है। यह वेद गद्य के रूप में है। ठीक है, और इसके 2 भाग यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यजुर्वेद से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जो यजुर्वेद है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, एक तो शुक्ल होता है और दूसरा कृष्ण होता है। यानी शुक्ल यजुर्वेद में केवल श्लोक पढ़ने को मिलता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में श्लोकों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी मिलती है। ठीक है, तो यजुर्वेद का ये कुछ विशेषता है। ठीक है, जिसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका शुक्ल और कृष्ण जो 2 आ जाता है। जो शुक्ल होता है उसमें केवल श्लोक का अध्ययन मिलता है, और जो आपका कृष्ण होता है श्लोक के साथ व्याख्या भी मिलता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सामवेद। तो सामवेद में 1549 अथवा 1810 लगभग श्लोक है, और यह यज्ञ के अवसर पर इन श्लोकों को गाया जाता है। तो प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि यज्ञ के अवसर पर किस वेद से लिया गया है, किस श्लोक को गाया जाता है, वो कौन सा आपका वेद है? तो वो हो जाता है सामवेद। उसके बाद आता है अथर्ववेद, यानी इसमें 20 मंडल, 731 ऋचाएं एवं 5,839 मंत्र है। और इसमें भूत प्रेत, यानी ये भूत से रिलेटेड है। और इसके भी 2 भाग है। कौन कौन सा? एक तो पैपलाद और दूसरा है शौनक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की गई एक क्या है? सरल व्याख्या है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, यथा कौशिकी, ऐतरेय ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के राज्याभिषेक, उत्सव, वैदिक काल और राजाओं का विवरण भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं अरणायक, यानी आपको देखिए इसमें केवल पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना है। अरणायक क्या है? इसमें आत्मा, मृत्यु एवं जीवन संबंधी विषयों का वर्णन मिलता है। तो आप अरणायक में क्या होता है कि इसमें आत्मा और मृत्यु एवं जीवन संबंधी विषयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और आपका इसमें पठन पाठन वानप्रस्थी, मुनि तथा वनवासियों द्वारा वन में किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपनिषद, यानी उपनिषद में ब्रह्मा एवं आत्मा संबंधी विषयों पर उच्च कोटि और दार्शनिक चिंतन किया गया है। और इनकी संख्या लगभग 300 है। और इसमें 12 उपनिषद जो है वो प्रमुख है। वो कौन कौन से? तो पहला तो कौशिकी, ऐतरेय, ईश, बृहदारण्यक, ठीक है, केन, छंदोग्य तथा तैतरेय, कंठ, श्वेताक्षर, मुंडक, मांडुका, प्रश्न उपनिषद, ये क्या है? बहुत ही प्रमुख है। और इनमें से कुछ गद्यात्मक एवं कुछ क्या है? पद्यात्मक है। अब देखिए वेदांग क्या है, यानी वेदांग की वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और फ्रेंड्स ये जितने भी साहित्य है ना, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर कर लो कि जो वेदांग होता है, वेदांग को वैदिक साहित्य में क्या है? महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और जो ये आपका वेदांग होता है ये वेदों की व्याख्या करता है। और इनकी जो संख्या है, यानी जो वेदांग की संख्या है कितनी है? 6 है। कौन कौन सा? तो इसमें सबसे पहले तो स्वर विज्ञान, ठीक है, स्वर विज्ञान, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिषी, कल्प, ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट, वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं इसमें। और जो आपका वेदांग होता है वेदों की व्याख्या करता है। और वेदांग को वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, वेदांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र क्या है? तो वैदिक साहित्य में सूत्र जो है वो एक विशेष प्रकार के साहित्य को कहते हैं। सूत्र संक्षिप्त लेख है जिसमें कम से कम शब्दों में, वाक्यों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त किया गया है। यानी सूत्र के स्रोत, सूत्र में यज्ञों के विधि विधान पर प्रकाश डाला गया है। और गृह सूत्र में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण कि धर्मसूत्र में 4 वर्ड यानी आश्रम व्यवस्था पर सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। 7वां जो है वो है उपवेद, यानी प्रत्येक वेद का क्या है, एक एक उपवेद है। यानी देखिए आपका आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, ये आपके जो चारों वेद है उनके उपवेद है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी जो आपका आयुर्वेद है ये क्या है, ऋग्वेद का उपवेद है। इसका संबंध रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान और शल्य चिकित्सा से। उसी प्रकार जो आपका धनुर्वेद है ये यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, और इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने की विधियों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें गंधर्व वेद की तो सामवेद का उपवेद है और शिल्प वेद यानी अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, अब बात करते हैं पुराण, यानी पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। पुराण क्या है, पुराण की कुल संख्या कितनी है, 18 है। इनमें प्राचीन जो है वो आख्यान, वंशा, वालिया आदि पुराण है। और पुराणों में सबसे पहले तो आपका ब्रह्मा आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका वो विकल्पीय प्रश्न है तो सबसे पहले जो राजन सीरीज है उसने गलत दिया है। ठीक है, उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो उसमें जो ऑप्शन दिया है वो मत्स्य पुराण दिया है, जो कि गलत है। देखिए उसमें आपका ब्रह्मा पुराण नहीं है लेकिन विष्णु पुराण है, तो हम वहां पे टिक करेंगे विष्णु, ठीक है, ना कि मत्स्य। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी ब्रह्मा, मत्स्य, विष्णु। ठीक है, देखिए यहाँ गलत दिया है, यहाँ पे ब्रह्मा, मत्स्य, विष्णु दिया है। तो यहाँ पे ये ना होकर जो आपका सबसे प्राचीन पुराण है वो ब्रह्मा है, उसके बाद विष्णु आता है। ठीक है, भागवत, अग्नि, वायु, मार्कंडेय, गरुड़ पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और 18 पुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराण भी है। अब हम बात करते हैं रामायण की, तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है और इसमें लगभग 6000 श्लोक मूलतः थे और बाद में इनकी संख्या में वृद्धि की गई और इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से शुरू हुई है। अब हम बात करते हैं महाभारत की। ठीक है, यानी वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, परंतु यह अपने मूल रूप में नहीं है। इसमें भी बहुत सी दंत कथाएं एवं प्रसंग जुड़ते गए हैं और शुरुआत में इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, यानी आर्यों के मूल निवास स्थान संबंधी सिद्धांत जो थे कौन कौन से थे, हमने बहुत ही अच्छे से, इसमें बहुत ज्यादा मतभेद पाया गया है। यूरोपीय, मध्य एशिया, आर्कटिक, भारतीय एवं तिब्बत प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी, यानी परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, वर्ण व्यवस्था, भोजन, ये सभी आता है। उसके बाद वैदिक कालीन शासन व्यवस्था की जानकारी, राजा, पुरोहित, सेनानी, सभा समिति, ये आ जाता है। उसके बाद पूर्व वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में तो कृषि, पशुपालन, आखेट, उद्योग धंधे। उत्तर वैदिक कालीन में तो सेम वही आता है, राज्य का स्वरूप, राजा के अधिकार, राज्य के पदाधिकारी, सभा समिति, न्याय व्यवस्था से मिलती है। और उत्तर वैदिक कालीन की सभ्यता में आपका कौन कौन 10 भागों में बांटा गया है, आपका वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, निर्णायक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, उपवेद, पुराण, रामायण और महाभारत, जिसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, ज्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो PDF है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।